हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यह थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स की क्लास है जिसमें हम फर्स्ट पेपर में हमने एक यूनिट स्टार्ट की है पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, जिसमें हमने पिछले चैप्टर में सार्वजनिक वित्त की प्रकृति, क्षेत्र इत्यादि के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। लास्ट वीडियो में आपने सार्वजनिक वित्त की विषय सामग्री का अध्ययन किया था, जिसके जो दो प्रमुख भाग थे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में, पब्लिक फाइनेंस में क्या पढ़ा जाता है। उसमें पहला था सार्वजनिक आय का सिद्धांत और एक इम्पॉर्टेंट था सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक वित्त के इस भाग में सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्चों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सरकार अपने व्यय द्वारा देश के साधनों का बंटवारा, प्रशासन, सुरक्षा, आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, आर्थिक कल्याण, कीमत स्थिरता आदि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यय करती है। मसग्रेव ने, जैसा कि आपको ध्यान होगा, इसको बंटवारा शाखा के नाम से बताया था। सार्वजनिक व्यय क्या है? सार्वजनिक व्यय से अभिप्राय उन सब खर्चों से है जिन्हें किसी देश की केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारें अपने प्रशासन, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास और अन्य देशों की सहायता के लिए करती हैं। सार्वजनिक व्यय का देश के आर्थिक विकास तथा जनता के कल्याण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कुछ समय पूर्व तक अर्थशास्त्री सार्वजनिक व्यय के अध्ययन को विशेष महत्व नहीं देते थे। उनके अध्ययन का मुख्य विषय कर व्यवस्था से संबंधित समस्याएं थी, परंतु अब सार्वजनिक व्यय के अध्ययन को उचित महत्व दिया जाने लगा है। सार्वजनिक व्यय के नियम या सिद्धांत। अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक व्यय से संबंधित अधिकतम लाभ प्राप्त करने और उसे उचित ढंग से करने के लिए कई सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इन सामान्य सिद्धांतों को सार्वजनिक व्यय के नियम कहा जाता है। प्रोफेसर फिंडले शिराज ने निम्नलिखित 4 नियमों का वर्णन किया है। अभी आप जब कर वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एडम स्मिथ ने कर व्यवस्था के लिए कैनन दिए थे। वो 4 प्रमुख हैं। वो कैनन इतने अच्छे हैं कि उनमें आज तक आधुनिक अर्थव्यवस्था में उन्हीं को स्वीकार किया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी प्रकार सार्वजनिक व्यय के भी सिद्धांत बनाए गए हैं। पहला है लाभ का सिद्धांत, कैनन ऑफ बेनिफिट। सार्वजनिक व्यय का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अधिकतम लाभ का सिद्धांत है। फिंडले शिराज के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर सार्वजनिक व्यय इस ढंग से किया जाना चाहिए कि समाज को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो, विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा हो, आंतरिक व्यवस्था बनी रहे तथा संभवतः आर्थिक असमानताएं कम हो। इन प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जब सार्वजनिक व्यय किसी व्यक्ति या वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सारे समाज के लिए किया जाए। सार्वजनिक व्यय के आय तथा धन के वितरण, उत्पादन और आर्थिक विकास आदि पर पड़ने वाले प्रभाव के द्वारा उनके लाभ का अनुमान लगाया जा सकता है। सार्वजनिक व्यय का एक मुख्य सिद्धांत अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है। सरकारें आजकल जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी सरकारें होती हैं। वो केवल समाज के किसी एक विशेष वर्ग के लिए पैसा खर्च ना करके पूरे समाज में और गरीब वर्ग के लिए विशेषकर पैसा खर्च किया जाता है। दूसरा है मितव्ययता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इकोनॉमी। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को केवल उन आवश्यक कार्यों पर ही धन खर्च करना चाहिए जिससे किसी प्रकार का आर्थिक तथा सामाजिक लाभ प्राप्त हो। सार्वजनिक व्यय करते समय एक और तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फिजूल खर्ची ना की जाए। दूसरा, सार्वजनिक व्यय को ऐसे कार्यों पर किया जाना चाहिए जिससे देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो। सार्वजनिक व्यय करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सार्वजनिक धन का कम से कम अपव्यय हो। वर्तमान समय में अर्थशास्त्री सार्वजनिक व्यय के अपव्यय को रोकने के लिए और उसका उचित उपयोग करने के लिए कई सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, जैसे लागत लाभ सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी योजना पर किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय में कितनी मितव्ययता की जा सकती है। फिंडले शिराज के अनुसार मितव्ययता का अर्थ केवल व्यय में बचतों को प्रभावित करके ही नहीं, बल्कि आय में वृद्धि करके करदाता के हितों की रक्षा करना है। हम जैसा कि जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम हमेशा प्रारंभ से पढ़ते आ रहे हैं कि साधन सीमित और आवश्यकताएं असीमित हैं।
सरकारों के पास पर्याप्त धन होता है, परंतु देश की आवश्यकताएं भी बहुत अधिक होती हैं, इसलिए सार्वजनिक व्यय करते समय हमेशा मितव्ययिता के सिद्धांत का पालन करना उपयुक्त होता है। तीसरा है स्वीकृति का सिद्धांत। इस सिद्धांत से अभिप्राय है कि जो भी व्यय किया जाए उसकी किसी अधिकारी से पूर्व स्वीकृति ले लेनी चाहिए। उसका एक लाभ तो यह होता है कि जो रकम खर्च की जाती है उसके महत्व की उचित अधिकारियों द्वारा पूरी जांच की जा चुकी होती है, और दूसरा लाभ यह होता है कि सामाजिक धन का व्यय करते समय कोई एक अधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। प्रत्येक अधिकारी को स्वीकृति देने के बाद यह भी देखना चाहिए कि स्वीकृत धन की मात्रा स्वीकृत कार्यों पर कुशलता तथा ईमानदारी पूर्वक खर्च की जा रही है अथवा नहीं। सार्वजनिक व्यय के उचित अंकेक्षण की व्यवस्था करना भी आवश्यक है। सरकार के अंदर एक प्रॉपर हायरार्की होती है और कोई भी जो प्रस्ताव होता है उसको अनेक स्तरों पर जांच करने के बाद स्वीकृत किया जाता है, और जब वह कार्य का चल रहा होता है और उस कार्य पूर्ण होने के पश्चात ऑडिट की व्यवस्था होती है ताकि धन का दुरुपयोग ना हो। जैसा कि आपने देखा होगा, आधुनिक समय में सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें अनेक घोटाले और भ्रष्टाचार होता है। इन सबको रोकने के लिए स्वीकृति के सिद्धांत को सही तरीके से लागू करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है बचत का सिद्धांत, कैनन ऑफ सरप्लस। एडम स्मिथ ने सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत यह भी दिया था कि सार्वजनिक व्यय आय से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार भी सरकार को आय से अधिक व्यय करने की छूट मिलेगी तो वह भविष्य में लापरवाही दिखा सकती है। इसलिए जहां तक संभव हो सके सार्वजनिक व्यय को आय से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए। प्रोफेसर शिराज का भी यह मत है कि बचत के सिद्धांत से अभिप्राय है सार्वजनिक व्यय को सार्वजनिक आय की अपेक्षा अधिक होने से रोकना है। सरकार को भी नागरिकों की तरह अपना व्यय अपनी आय तक ही सीमित रखना चाहिए। आधुनिक अर्थशास्त्री इस सिद्धांत को उचित नहीं मानते। उनके अनुसार विकासशील देशों की सरकारों को आर्थिक विकास के लिए आय से अधिक व्यय करना पड़ता है। इसके लिए घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाना पड़ता है, जिसे कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स इसके बहुत पक्ष में थे, परंतु घाटे के बजट भी एक सीमा तक ही बनाए जाने चाहिए, अन्यथा कीमतों में वृद्धि होने लगती है। आजकल पहले डेफिसिट फाइनेंसिंग से बहुत ज़्यादा घाटा हुआ करता था, लेकिन अब जब बजट बनाते समय राजकोषीय घाटे को किस सीमा तक रखना है इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रोफेसर शिराज तथा कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक व्यय के नए सिद्धांतों का भी विवेचन किया है। पहला है लोच का सिद्धांत, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। सार्वजनिक व्यय का एक सिद्धांत यह भी है कि इसमें लोच पाई जानी चाहिए। इससे अभिप्राय है कि खर्चे को आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। संकट के समय खर्चे को बढ़ाना या घटाना संभव होना चाहिए। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बार सरकार का बजट डिसाइड हो गया था, इस वर्ष क्या क्या प्रोजेक्ट करने हैं, क्या खर्चा करना है, परंतु अचानक जैसे कोरोना की महामारी आ गई तो सभी सरकारों ने ऐसी विशेष परिस्थिति में, जबकि महामंदी की स्थिति भी आ गई, तो उसमें अपने खर्चों को, जो सामान्य खर्चे होने वाले थे उन सब पर रोक लगा दी, और जो केवल बीमारी से बचने के लिए आवश्यक खर्चे थे उन्हीं को करने की अनुमति दी है। इसी प्रकार देश में यदि कभी युद्ध हो जाए या कोई ऐसी राष्ट्रीय आपदा आ जाए तो देश का जो सार्वजनिक व्यय है वो इस प्रकार लोचशील होना चाहिए कि हम उसको बढ़ा सकें या घटा सकें। नेक्स्ट है उत्पादकता का सिद्धांत, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। सार्वजनिक व्यय इस प्रकार करना चाहिए जिससे देश में उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिले। हैंसन के अनुसार कोई भी आधुनिक राष्ट्र बिना उत्पादन में वृद्धि किए हुए संपन्न जीवन स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः सार्वजनिक व्यय इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे देश में पूंजी का निर्माण और उत्पादन भी अधिक से अधिक वृद्धि हो, रोजगार के अवसर बढ़ सकें और जनता के जीवन स्तर में उन्नति हो। नेक्स्ट है न्यायपूर्ण वितरण का सिद्धांत, कैनन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य यह भी है कि उसके द्वारा समाज के समान धन वितरण में सहायता मिलनी चाहिए। सरकार को अपना व्यय इस प्रकार करना चाहिए जिससे समाज के पिछड़े वर्गों को अधिक लाभ प्राप्त हो। उदाहरण के लिए निर्धन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन के कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए और उनके लिए कल्याणकारी कार्यों पर खर्च किया जाना चाहिए। इससे तात्पर्य यह है कि सरकार गरीब वर्ग के लिए उनके शिक्षण, प्रशिक्षण, उनको रोजगार की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए अनेक योजनाएं चलाती है ताकि वह किसी हुनर और कुशलता को प्राप्त करके अपनी आय को बढ़ा सकें। नेक्स्ट है निश्चितता का सिद्धांत। सार्वजनिक व्यय जिन क्षेत्रों में
तथा जिस भाग में किया जाए वह निश्चित होना चाहिए ताकि विकास के कामों को ठीक प्रकार से चलाया जा सके। सरकार को पहले से ही बजट बनाकर यह निश्चय करना चाहिए कि किस मद पर कितनी रकम और कितने समय में खर्च की जाएगी। समन्वय का सिद्धांत, कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। सार्वजनिक व्यय के संबंध में यह भी निश्चित हो जाना चाहिए कि केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों को कौन कौन सी मदों पर कितनी मात्रा में खर्च करना है। इस प्रकार उचित समन्वय स्थापित होने के फलस्वरूप दोहरे खर्च होने की आशंका नहीं रहती है। नेक्स्ट है मिसलेनियस, विविध। सार्वजनिक व्यय करते समय कुछ अन्य सिद्धांतों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे व्यय करते समय विभिन्न कार्यों का सापेक्षिक महत्व के अनुसार प्राथमिकता देनी चाहिए। बजट में इस प्रकार का निर्णय लिए जाते हैं। व्यय करने की विधि को ध्यान में रखे जाना चाहिए। व्यय के केवल वर्तमान प्रभाव को नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। जब संसाधनों का उपयोग करते हैं तो इस प्रकार करना चाहिए कि भावी पीढ़ी के लिए भी प्राकृतिक संसाधन शेष रहें। सार्वजनिक व्यय करते समय देश की जनसंख्या, क्षेत्रफल और भौगोलिक साधनों को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण। संसार के लगभग सभी देशों में सार्वजनिक व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री सैमुअल्सन ने ठीक कहा कि प्रत्येक सरकार के द्वारा किया जाने वाला व्यय प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आजकल की सरकारें लोक कल्याणकारी सरकारें होती हैं और अपनी जनसंख्या के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए उन्हें अनेक कार्य करने पड़ते हैं। इसमें एक नियम है वैगनर का नियम। प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री वैगनर के अनुसार सार्वजनिक व्यय के बढ़ने का मुख्य कारण सरकार के बढ़ते हुए कार्य हैं। सरकार के कार्यों में एक तो विस्तृत रूप में वृद्धि हुई है, दूसरा गहन तरीके से वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। विस्तृत वृद्धि का अर्थ है कि सरकार को कई प्रकार के नए कार्य भी करने पड़ रहे हैं, इसको एक्सटेंसिव कार्य कहते हैं। और गहन वृद्धि का आशय यह है कि पुराने कार्यों को अधिक कार्यकुशल तथा बड़े पैमाने पर करना पड़ रहा है। इटालियन अर्थशास्त्री निट्टी, टेलर आदि ने सार्वजनिक व्यय के आंकड़े एकत्रित करके यह निष्कर्ष निकाला कि वैगनर का सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का नियम सही है। डाल्टन के अनुसार वैगनर के नियम के लागू होने के 3 मुख्य कारण हैं। कई क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की कुशलता निजी क्षेत्र की कुशलता से अधिक बढ़ गई है। इसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों को अधिक बढ़ा दिया गया है। दूसरा, देश के आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में कई ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें निजी क्षेत्र करना पसंद नहीं करता और उनसे तुरंत लाभ मिलने के अवसर कम होते हैं। जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, संचार में, जो आम पब्लिक के लिए जिनकी ज़रूरत होती है, परंतु उसमें समय अधिक लगता है और लाभ बहुत कम मिलते हैं और देर से मिलते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर सामने नहीं आता है, तब सरकार को कार्य करना पड़ता है। आम जनता को कई बातों जैसे पार्क, अजायब घर, पशु उद्यान आदि के सामूहिक प्रयोग का अधिक अवसर देने के लिए सार्वजनिक व्यय अधिक करना पड़ता है। कि यदि ये सब चीज़ें सार्वजनिक नहीं होंगी तो जो निजी क्षेत्र में केवल अमीर लोग हैं वो उसका उपभोग कर सकते हैं। इसीलिए सबकी को फ़ायदा देने के लिए अनेक क्षेत्रों में सरकार स्वयं व्यय करती है। सेकंड है वाइजमैन पीकॉक का नियम। वाइजमैन और पीकॉक के अनुसार सार्वजनिक व्यय में कभी वृद्धि अधिक होती है और कभी कमी होती है। सार्वजनिक व्यय में होने वाली वृद्धि का मुख्य कारण अर्थव्यवस्था में अचानक होने वाले परिवर्तन भी होते हैं। इसके फलस्वरूप सरकार का व्यय करों से प्राप्त आय की तुलना में बढ़ जाता है। इस एक प्रकार से व्यय अपने स्तर से अलग हट जाता है। इसे स्थान परिवर्तन प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के कारण लोग करों का अधिक भार सहन करने के योग्य हो जाते हैं। सरकार तथा जनता इस बात का निरीक्षण करती है कि व्यय में होने वाली वृद्धि के कारण करों में होने वाली वृद्धि किस सीमा तक उचित है। इस प्रभाव को निरीक्षण प्रभाव कहा जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में होने वाले प्रत्येक अचानक परिवर्तन के कारण सरकार के आर्थिक कार्यों में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप सार्वजनिक व्यय बढ़ता है। इस प्रभाव को केंद्रीकरण प्रभाव कहा जाता है। अतएव केंद्रीकरण प्रभाव इस बात का प्रतीक है कि देश में सार्वजनिक व्यय बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप अभी देखेंगे, ये सब इन दिनों की न्यूज़ में आ रहा है। इस पे आप विभिन्न आर्टिकल आ रहे हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं कि सरकार ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अपने व्यय में वृद्धि करी। आपने ऐसी न्यूज़ सुनी होंगी कि अचानक बहुत तेज़ी से हॉस्पिटल की संख्या हमारे यहाँ पर कम थी, तो बीमारी के प्रसार को देखते हुए बहुत तेज़ी से हॉस्पिटल्स बनाए गए, कोविड सेंटर बनाए गए। और जैसे अपने देश में मास्क का और पीपी किट का इतना उत्पादन नहीं होता था, वो उत्पादन किया गया। और इसी के साथ साथ अनेक प्रकार के कर भी लगाए गए, जैसे पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया
और सरकार कई बार जब उसे अचानक पैसा चाहिए होता है तो कुछ आवश्यक वस्तुओं के ऊपर सेस आदि लगाकर, एक आवश्यक शुल्क लगाकर पैसे को एकत्र करती है। धन्यवाद।